अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आ रही है? मेरा वॉइस क्लियर है? टू मिनट्स वेट कर लेते हैं हम लोग, सो दैट सारे पार्टिसिपेंट सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करें। जी स्टूडेंट्स, बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? ओके, we have just 8 students right now. Anyhow, हम कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट टाइम हमने यूज केस का ओवरव्यू देखा था विद सम सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स। कुछ सिनेरियो डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड हमने यूज केस डायग्राम की ड्राइंग देखी थी कि हम किस तरीके से वी कैन क्रिएट यूज केस डायग्राम। तो डिफरेंट हमने जो है यूज केस के कंपोनेंट्स देखे थे। यूज केस के कंपोनेंट उसके एक्टर्स होते हैं, सिस्टम बाउंड्री होती है, सिस्टम बाउंड्री के अंदर तमाम यूज केसेस। यूज केसेस में हमने जनरलाइजेशन भी देखी थी कि हाउ कैन वी जनरलाइज, वी कैन स्प्लिट वन यूज केस इनटू अनदर यूज केस ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड देन हमने ये भी देखा था कि यूज केस में एक्सटेंड एंड इंक्लूड की रिलेशनशिप, वेयर इंक्लूड इज मैंडेटरी कि अगर एक यूज केस परफॉर्म, दो अलग अलग यूज केसेस हैं लेकिन एक यूज केस के ट्रू होने पर अगर एक यूज केस परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा मैंडेटरी है उसके लिए। तो ये इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम इंक्लूड कह रहे हैं, वेयर वी हैव टू डिफरेंट यूज केसेस। ठीक है, जैसे अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट, अब पेमेंट जो है वो कैश से भी हो सकती है, क्रेडिट से भी हो सकती है, डेबिट से भी हो सकती है और बाय चेक भी हो सकती है। तो दीज ऑल आर द सब टाइप ऑफ पेमेंट कि अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर द सब टाइप्स ऑफ पेमेंट कि अगर पेमेंट होगी तो इनमें से किसी एक तरीके से होगी, कोई एक एट अ टाइम। तो दीज आर द इनहेरिटेंस सब टाइप ऑफ मेन जो हमारे पास यूज केस है पेमेंट, इसके सब क्लास जो है वो हमारे पास यूज केसेस है। जबकि हम एक्सटेंड और इंक्लूड की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि
दो अलग अलग यूज केसेस हैं। अब उसमें एक के बीच में अगर कार ड्राइवर एक एक्टर है, वो कार ड्राइव कर रहा है, तो डेफिनेटली ही वुड स्टार्ट इंजन. सो ड्राइव कार इज अनदर यूज केस एंड स्टार्ट इंजन इज अनदर यूज केस. वेयर एज स्टार्ट इंजन या ड्राइव कार के लिए मैंडेटरी है कि इंजन को स्टार्ट किया जाए, एंड ड्राइव कार एक्सटेंड इट्स एन ऑप्शनल कि वो जो कार वो ड्राइव कर रहा है वो फार्मूला कार है या इट्स एन अनदर कार. सो इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल. ठीक है, तो यूज केसेस ये अलग अलग है, बट इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि ये यूज केस कंप्लीट करने के लिए, इस यूज केस की फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी है कि आपका ये वाला यूज केस भी रन हो सके. अच्छा, एक सिनेरियो ये था हमारे पास. और एक सिनेरियो था जिसका सोल्यूशन नहीं था, जिसको मैंने कहा था कि ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ठीक है, इस सिनेरियो को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपने जो प्रैक्टिस किया वो थोड़ा बहुत आप उसको चेक कर सकें कि आपने जो काम किया वो सही किया या नहीं किया. देखिए, सिनेरियो में क्या कह रहा है कि सिस्टम हमारा स्टार्ट कब होगा, जब ऑपरेटर जो है वो टर्न करेगा स्विच टू ऑन पोजीशन, एंड देन अ कनेक्शन टू द बैंक विल बी एस्टैब्लिश्ड. जैसे आपका ऑपरेटर जो है वो स्विच ऑन करेगा, सो आपकी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और बैंक से कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा, सो दैट जो हमारा सिस्टम है वो जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस देना स्टार्ट कर देगा. The system is shut down when the operator makes sure that no customer is using the machine. जब कोई कस्टमर मशीन को यूज नहीं कर रहे होंगे तो वो कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा. एंड देन टेंस द ऑपरेटर स्विच टू द ऑफ पोजीशन, द कनेक्शन टू द बैंक विल बी शट डाउन. ठीक है, ये तो ऑन ऑफ प्रोसीजर हो गया. A session is started when a customer insert an ATM card into the card reader slot of the machine. सेशन कब स्टार्ट होगा, जैसे ही आपका कस्टमर अपना एटीएम कार्ड कार्ड रीडर स्लॉट में अपना कार्ड जो है वो एंटर करेगा. The ATM pulls the card into the machine and reads it. एटीएम की जो मशीन है वो कार्ड को क्या करेगी, पुल करेगी और उसको रीड करना स्टार्ट कर देगी. द कस्टमर इज आस्क्ड टू एंटर हिज हर पिन. पहले कार्ड वेरिफिकेशन होगी, ये कार्ड वैलिड है, एक्सपायर तो नहीं है. उसके बाद फिर जो है कस्टमर से उसका पिन पूछी जाएगी. एंड इज देन अलाउड टू परफॉर्म वन और मोर ट्रांजेक्शन. और उसके बाद कस्टमर एक या उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकता है. कैसे कर सकता है, उसको एक मेन्यू शो हो रहा होगा, जैसे हम एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, आफ्टर पिन एंटरिंग हमारे पास सारे मेन्यूज शो हो रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह मेन्यूज हमारे पास शो हो रहे होंगे. इन ईच केस विच कैन बी एदर विड्रॉल, और वो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जो ट्रांजेक्शन है, इट कैन बी विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रांसफर एंड इंक्वायरी. एंड द बैंक अप्रूव्स द ट्रांजेक्शन. जब वो सिलेक्ट कर लेगा कि मेरे ये ट्रांजेक्शन मुझे परफॉर्म करनी है, लेट से मुझे ट्रांसफर करना है, तो उसके बाद बैंक जो है वो अप्रूव करेगा उसकी ट्रांजेक्शन कि अदर इट पॉसिबल और नॉट. तो इस सिनेरियो के लिए आपने यूज केस डायग्राम बनानी थी. ओके क्लास, ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है इसका सोल्यूशन. ठीक है, ये मेरे पास ऑपरेटर है एक यूज केस, एक एक्टर. An operator will interact with the system through these use cases. The use cases are operator who will start system startup and system shutdown. जो system को start कर रहा होगा, system को close कर रहा होगा. Then we have another actor which is customer who will start the session which will include pin verification. जैसे हमने पढ़ा था कि वो अपना कार्ड जब एंटर करेगा, सेशन स्टार्ट होगा उसका, तो कार्ड एंटर होते के साथ ही सबसे पहले उसकी पिन वेरीफाई होगी. इफ पिन इज वेरीफाइड देन ही कैन जो है वो फर्दर ट्रांजेक्शन उसको शो हो रही होगी. एंड दैट सेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बैंक एज वेल. ठीक है, वो जिस बैंक का कस्टमर होगा वो बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगा. अगर एचबीएल का कार्ड एंटर हुआ है तो एचबीएल का बैंक जो है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा. अगर यूबीएल का कस्टमर है, यूबीएल का कार्ड है उसके पास, तो यूबीएल के बैंक से कनेक्टिविटी हो जाएगी. एंड देन ट्रांजेक्शन.
ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ट्रांजेक्शन की सब टाइप्स हैं, डिपॉजिट, विदड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी, और एक और भी कुछ था शायद, ट्रांसफ़र। ठीक है, वो ट्रांसफ़र भी यहाँ आ जाएगा, वो मिसिंग है यहाँ पे। तो ये ट्रांजेक्शन की सब टाइप्स हैं कि एदर कोई एक चूज़ हो सकता है, या तो वो डिपॉजिट एट अ टाइम डिपॉजिट कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, बैलेंस इंक्वायरी। अगर तो वो विदड्रॉ पे जाता है कि मुझे अमाउंट निकालना है, तो उसमें एक एक्सटेंड की रिलेशनशिप क्या है, मैक्स विदड्रॉल। ऐसे भी चांसेस है कि कहीं जो लिमिट है, जितना मैक्सिमम उस बैंक एटीएम से वो विदड्रॉ कर सकता है, वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ द ऑप्शनल केस विच इज़ नॉट ट्रू ऑल टाइम। ठीक है, लेट से मैं कस्टमर हूँ, उस बैंक की लिमिट, लेट सपोज जहाँ हम एटीएम गए हैं, जहाँ से मैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी, उसकी लिमिट 20,000 एट अ टाइम है, कि एक वक्त में मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकती। मैंने अपना कार्ड एंटर किया, पिन वेरिफिकेशन हो गई मेरी, उसके बाद मुझे मेन्यू शो हो गया। मेन्यू शो होने पे मैंने विदड्रॉ का अमाउंट सेलेक्ट किया और मैंने 10,000 विदड्रॉ कर लिया। तो उस वाले केस में मैक्सिमम विदड्रॉ वाला यूज केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इट्स क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ एक्सटेंड। हाँ, अगर मैं विदड्रॉ करती हूँ अमाउंट, लेट सपोज 25,000, तो उस वाले केस में ये वाला यूज केस इम्प्लीमेंट होगा, जो कि मुझे ये शो करेगा कि आपका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम है, प्लीज चूज अमाउंट लेस देन 20,000। ठीक है, तो ये वाला जो है वो उसका सोल्यूशन है, जो सिनेरियो 1 था। कितने स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट इसके जैसा है, या इस जैसे ही उन्होंने इसको सॉल्व किया है? और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है? ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये यूज केस की फर्दर जो है वो डिस्क्रिप्शन है, इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसकी क्या डेट है? रिपेयर एंड बैंक सर्विस। ये तो सेशन है ना, बैंक से तो सेशन कनेक्ट है। जैसे ही कस्टमर अपने कार्ड एंटर करेगा, तो जो रीडर है उस कार्ड को जब रीड करेगा तो वेरीफाई करेगा कि वो किस बैंक का अकाउंट है, तो वो सेशन बैंक से कनेक्टेड है। ये जो सेशन है ये बैंक से कनेक्टेड है ना, बैंक इसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं वो ओपन कर लेती हूँ। ये वाली, the ATM technician is responsible for the maintenance or repair of the machine. Associate the bank with the appropriate use cases. अच्छा देखो, यहाँ पे बैंक, मेंटेनेंस, एटीएम टेक्नीशियन एंड रिपेयर। देखो, जब कोई एटीएम में प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो वहाँ पे एटीएम में
कुछ जो है वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और प्रॉब्लम, या कार्ड आपका अंदर चला गया तो फिर आप फ़ौरन बैंक से कांटेक्ट करें। तो आप फ़ौरन बैंक से कांटेक्ट करते हैं, फिर बैंक इन्फॉर्म करते हैं, एटीएम टेक्नीशियन वहाँ भेजता है उस एरिया में, उस एटीएम में, और एटीएम टेक्नीशियन जाके उसको मेंटेन करते हैं। तो वो जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो थ्रू बैंक होती है। ठीक है, आपको बैंक को नोटिफाई करना पड़ता है, या जो एटीएम के उस एरिया के मैनेजर होते हैं वो बैंक को नोटिफाई करते हैं कि एरिया कोड ये है, बैंक कोड ये है, उसमें एटीएम में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर उससे जो है वो फिर एटीएम टेक्नीशियन वो भेजते हैं, और फिर उसके बाद जो है मेंटेनेंस एंड सर्विस होती है। तो वो चीज़ बैंक की भी नॉलेज में होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिए मुझे, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम और ग्रुप मेंबर्स के नाम और अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में आप एक्चुअली करेंगे क्या। क्योंकि इस क्लास की जो स्ट्रेंथ भी कम है, तो मेरे ख्याल में 3-3 में स्प्लिट करने के बजाय 2-2 के ग्रुप्स इनफ है। मैक्सिमम 2 मेंबर्स इन अ ग्रुप। 2-2 में काम करें आराम से, ना कोई टेंशन होगी ना कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या चाहिए? प्रोजेक्ट मुझे ये चाहिए कि कोई भी आपके पास ऐसी आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करें, एंड नाउ इट्स अप टू यू कि वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो या वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो। ठीक है, उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के पीछे आपकी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट हो रही हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारी हम डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे। पहले एक्चुअल सिस्टम कोड करने से पहले पहले हम इस तरीके से यूज़ केसेस डायग्राम, एनालिसिस डायग्राम, हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, जो सिस्टम आप बनाने चाह रहे हैं, एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले पहले हम ये डायग्राम्स बनाएंगे। क्लास डायग्राम बनेगी, फिर क्लास डायग्राम को देखते हुए आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जब आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी, उसमें मैं ये चीज़ें देखूंगी, दो मेरे मेन जो है वो होंगे, कि एक तो ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टोटली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, एंड सेकंड इज दैट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन यूज़ करते हुए आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन किया है या नहीं डिज़ाइन किया। ठीक है, तो ये दो मेन जो है ये मेरे वो होंगे। ठीक है, ग्रुप की जो हम वो है वो मैं 3 रखते हैं मैक्सिमम, चलो ठीक है, 3 से ज़्यादा अलाउ नहीं करूँगी, 3 भी बहुत ज़्यादा है वैसे तो, मैं हमें 2 भी काफ़ी थे। ठीक है, तो ये आपने प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें आगे जाके हम एक चीज़ पढ़ेंगे, एंटिटी क्लासेस, बाउंड्री क्लासेस। तो वो सारा काम आपने बाउंड्री और एंटिटी क्लासेस के थ्रू करना है। मीन्स आपके फ्रंट एंड पे बाउंड्री क्लासेस और जो फॉर्म की क्लासेस हैं, और फिर उनसे डेटा जाए आपकी एंटिटी क्लासेस में, यानी कि जो मेन क्लास है, और फिर वहाँ से फिर आपकी डेटाबेस क्लास में जाए जो कंट्रोल क्लास है। लाइक अब मैं कोई फॉर्म फिल कर रही हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो उसका फ्रंट पेज होगा, जो फॉर्म होगा, जहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसका बैच क्या है, उसका डिग्री प्रोग्राम क्या है, बटन पे क्लिक किया, इंसर्ट रिकॉर्ड। तो वो जो फॉर्म होगा जिसमें वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं, जिसमें वो इंसर्ट का बटन भी है,
दैट फॉर्म इज द बाउंड्री क्लास, जो फ्रंट एंड क्लास होगी। जब भी हम यूजर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो जो फ्रंट एंड पे चीज उसको नजर आ रही होती है उसको हम कह रहे होते हैं बाउंड्री क्लास, बेसिकली यूजर इंटरफेस। उस पे जब बटन पे क्लिक करने पर, ज़ाहिर है जब वो फॉर्म आपने बनाया होगा तो उसकी भी कोई ना कोई क्लास तो बनाई होगी, क्योंकि जब हम सी शार्प पे काम करते हैं तो हर चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेस पे, तो वो फॉर्म की एक क्लास बन जाती है, ऑटोमेटिक क्लास। सो दैट फॉर्म क्लास इज कॉल्ड बाउंड्री क्लास। अब जब मैंने उस पे इंसर्ट स्टूडेंट का बटन क्लिक किया, तो बटन के क्लिक होने पे वो सारा का सारा जो डाटा है वो आपने एज ए यूजर बैकएंड पे खुद से एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, जिसकी फील्ड्स वही हो जो फॉर्म की फील्ड्स हैं, और उसके मेथड्स क्या हो, लाइक इंसर्ट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट की क्लास के अंदर हो। अब जब वहां से इंसर्ट स्टूडेंट का बटन क्लिक हो तो आपके बैकएंड पे वही जो स्टूडेंट की क्लास आपने बनाई है उस क्लास को हम कहेंगे एंटिटी क्लास। सो वो बटन क्लिक होने पे एंटिटी क्लास का इंसर्ट स्टूडेंट वाला मेथड कॉल हो जाए, और इस इंसर्ट स्टूडेंट वाले मेथड में हमारे पास क्या हो रहा हो, या तो आप ये करो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो आप बटन क्लिक होने पर, कि स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारी की सारी वैल्यूज उस स्टूडेंट की क्लास में चली जाए, और फिर उसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आप वो इंसर्ट का मेथड जो स्टूडेंट की एंटिटी क्लास में आपने यूज किया था वो कॉल कर दो, और उस इंसर्ट के बटन के अंदर आपकी एक्चुअल जो है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाली क्लास हो, क्यूरी हो। ऐसा ना हो कि फॉर्म के बटन के क्लिक करने पर डायरेक्ट डेटाबेस हो, ये काम नहीं चाहिए। मुझे प्रॉपर लेयरिंग चाहिए कि बाउंड्री क्लासेस फॉर यूजर इंटरफेस, बाउंड्री क्लासेस से डाटा जाए आपकी एंटिटी क्लासेस में, और उस एंटिटी क्लासेस से गो थ्रू होता हुआ आपका डेटाबेस पे जाए। स्टूडेंट क्या करते हैं, एंटिटी क्लास को हाइड कर देते हैं। बाउंड्री क्लास फॉर्म व्यू पे बटन क्लिक होने पर डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टिविटी, ये नहीं चाहिए। एक और लेयर चाहिए एंटिटी क्लास की, वो जो हम आगे अभी देखेंगे कि जब हम यूज केसेस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस, किस तरीके से हम यूज केस नरेशन और यूज केस डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के में जो आप प्रपोजल सबमिट करवाएंगे उसमें आपने सिर्फ ग्रुप मेंबर्स के नेम, प्रोजेक्ट का टाइटल और प्रोजेक्ट की लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन कि उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, कौन कौन से फीचर्स आप उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम्पल अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक अगर या इन बिटवीन इसी वीक के अंदर कोई एग्जाम्पल अगर मिल जाए ऐसे प्रोजेक्ट की तो। ओके, सबसे पहले हम यूज केस को और फर्दर देखते हैं। हमारे पास use cases are basically used to describe the behavior of the system, that how will system behave when an actor interact with the system, the behavior of the system under development। ठीक है, जिस एप्लीकेशन को हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले हम उसका बिहेवियर बताएंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन, इसीलिए हम उसको यूज केस में मॉडल कर रहे होते हैं। इट्स सराउंडिंग एक्टर्स, सराउंडेड एक्टर्स कौन कौन से हैं जो यूज केसेस को यूटिलाइज कर रहे होंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द यूज केसेस एंड एक्टर्स। ठीक है, उन यूज केसेस और एक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम यूज केस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। The most important role of a use case model is one of communication, that how actor, basically user and system will interact with each other। ठीक है, तो उसमें हम कम्युनिकेशन का एक बेस्ट टूल है कि जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाउ कैन एन एक्टर और यू सिंपली यूजर कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम अंडर सर्टेन conditions। It provides a vehicle used by the customer or end users and the developers to discuss the system functionality and behavior। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए। इसीलिए हम सबसे पहले यूज केस डायग्राम बनाते हैं जब हम सिस्टम को एनालिसिस कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेन फंक्शनैलिटी और बिहेवियर क्या है जो सिस्टम ने परफॉर्म करना है। ठीक है, ऐसे तो डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होता है,
ठीक है, इनवर्ट डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होता है, तो वो जो हमने इनवर्ट डॉक्यूमेंट किया है उसी को देख के ही हम एक यूज केस डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो साथ साथ किसी भी फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई और रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट में मिस आउट हो गई है वो हमें यूज केस डायग्राम में आइडेंटिफाई हो सकती है। एक्टर्स actors are not part of the system. Actors are basically system का part नहीं होते, but they just use the system. They represent anyone or anything that must interact with the system. कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई पर्सन के अलावा कोई जो है नॉन ह्यूमन एक्टर भी हो सकता है जो कि हमारी सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे हमने देखा था बैंक। एन एक्टर में ओनली इनपुट इन्फॉर्मेशन टू द सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि एक्टर जो है वो सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन इनपुट दे रहा हो, और कैन ओनली रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा हो एज एन आउटपुट। इनपुट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सिस्टम, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें परफॉर्म करो, सिस्टम को इनपुट भी दे रहा हो और सिस्टम से आउटपुट भी ले रहा हो। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। एक्टर्स को हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मीन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम वहीं से आइडेंटिफाई करते हैं एंड विद द और बाय विद द कन्वर्जेशन विद कस्टमर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट। अच्छा, जब हम यूज केस डायग्राम बना रहे हैं तो एक्टर कौन कौन होगा ये कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आपकी जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? जो आपके पास ऐसी क्यूरी या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी किसी बैंक ने अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट कि जो फिजिकली काम हो रहा है उसको ऑटोमेट करने के लिए वो एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, सो दैट उनका प्रॉपर काम एक पूरे मैनेज्ड वे में परफॉर्म हो सके। सो दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, कि नीड क्या है किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने की, सो दैट वुड बी इट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टर्स कौन-कौन से हो सकते हैं, और कस्टमर से जब कम्युनिकेट करेंगे, जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा होगा, आप वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन-कौन से एक्टर्स होंगे, और डोमेन एक्सपर्ट्स के थ्रू भी आप अपने जो है वो डोमेन एक्सपर्ट जो उस एरिया के उस डोमेन के एक्सपर्ट होंगे। लाइक अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होंगे जिनसे हम कम्युनिकेट कंसर्न कर सकते हैं, कि कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन से एक्टर्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम में। The following questions may be used to help identify the actors for a system. ठीक है, कि सिस्टम के जो एक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं उसके लिए फॉलोइंग क्वेश्चंस हम यूज कर सकते हैं। हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम को यूज करने से किस किस को फायदा होगा? तो वहाँ इन क्वेश्चंस को जब आप आंसर करेंगे तो भी आप एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हु विल सप्लाई द सिस्टम विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो किन किन लोगों को हमें प्रोवाइड करनी है। हु विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वो किसके लिए यूजफुल होगी। एंड रिमूव दिस इंफॉर्मेशन, और कौन उस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकता है। तो वहां से फिर आपको एक्टर्स आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दीज आर द एक्टर्स विच कैन बी यूज इन द सिस्टम। हु विल सपोर्ट एंड मेंटेन द सिस्टम, ठीक है, तो जो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस वाले होंगे वो भी सिस्टम के लिए एक्टर्स होंगे। डज द सिस्टम यूज एन एक्सटर्नल रिसोर्स, क्या हमारे पास कोई एक्सटर्नल रिसोर्स भी रिक्वायर्ड है, कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसी चीज जो उस एनवायरनमेंट का या उस ऑर्गेनाइजेशन के अपनी रिसोर्स नहीं है लेकिन कोई एक्सटर्नल रिसोर्स है। डज वन पर्सन प्ले सेवरल डिफरेंट रोल्स, ऐसा भी क्या पॉसिबल है कि एक पर्सन जो है वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है? इज इट पॉसिबल और नॉट? डू सेवरल पीपल प्ले द सेम रोल, कि क्या ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक ही रोल प्ले कर रहे हैं? डज द सिस्टम इंटरेक्ट विद लेगेसी सिस्टम, अच्छा लेगेसी सिस्टम क्या होता है? लेगेसी सिस्टम ये होता है कि जो हमारे पास हम कोई नया सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम से पहले अगर कोई और सिस्टम चल रहा है जो पुराना सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको ओवरकम करने के लिए हम एक नए सिस्टम पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो लेगेसी सिस्टम इज द प्रीवियस सिस्टम, और जो हमारे पास डिस्कार्डेड सिस्टम है जिसमें पहले काम हुआ था उसमें बहुत सारे एरर्स या प्रॉब्लम्स हैं, उसी को सॉल्व करने के लिए हम एक नया सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं।
तो क्या जो हम नया सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं वो उस प्रीवियस पुराने यूज़ हुए सिस्टम को भी यूज़ करेगा या नहीं यूज़ करेगा? अगर तो करेगा तो उसके जो एक्टर्स होंगे वो इस सिस्टम्स के भी एक्टर्स हो सकते हैं। तो दीज़ आर द क्वेश्चंस जिसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक्टर्स कौन-कौन से होंगे। In these use cases, typically an actor represents a role that a human, कोई ह्यूमन जो आपके पास होगा वो भी एक्टर हो सकता है। अ हार्डवेयर डिवाइस, कोई हार्डवेयर डिवाइस भी आपके पास यूजर हो सकती है, एक्टर हो सकती है। और इवन अनदर सिस्टम प्लेज विद अ सिस्टम, और अगर एक सिस्टम के साथ कोई और सिस्टम भी आपने इंटीग्रेट किया है तो वो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो हमारे पास क्या होगा, वो भी एक एक्टर कंसीडर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क फॉर अ बैंक यू माइट बी अ लोन ऑफिसर एज वेल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोन ऑफिसर भी हों। इफ यू डू योर पर्सनल बैंकिंग देयर, अगर आप अपनी पर्सनल बैंकिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो एज वेल यू विल ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द कस्टमर एज वेल। ठीक है, इफ यू वर्क फॉर अ बैंक, इसकी एग्जांपल वैसी ऐसी भी हो सकती है, अगर मैं एजुकेशनल उससे लूँ कि लेट सपोज कि मैं कीट की फैकल्टी हूँ। ठीक है, अब मैं अगर पीएचडी के लिए एनरोल हो जाती हूँ कीट से ही, तो मैं सेम टाइम पे कीट की एम्प्लॉय भी हूँ, फैकल्टी, और मैं कीट की स्टूडेंट भी हो जाऊंगी। तो एट अ टाइम में एक ही ऑर्गेनाइजेशन से दो डिफरेंट रोल जो है वो मेरे हो सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं और आपके जो है वो डेजिग्नेशन क्या है, लोन ऑफिसर, और उस बैंक में आपका अपना भी अकाउंट है, तो फिर आप उसके कस्टमर भी हो। तो एट अ टाइम आपके दो रोल्स हो सकते हैं सिस्टम में। इन द यूएमएल एन एक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्टिक मैन। इस तरीके से हम एक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। वर्ड कंस्टिट्यूट अ गुड एक्टर। सो अ गुड एक्टर क्या होना चाहिए, उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए। केयर मस्ट बी टेकन व्हेन आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स फॉर अ सिस्टम। ठीक है, जब हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं जब हम एक्टर्स को चूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज अ न्यू स्टूडेंट अ डिफरेंट एक्टर देन अ रिटर्निंग स्टूडेंट। लेट्स से हम कह रहे हैं, सिनेरियो ये हमारे पास कि एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, और एडमिशन लेने के बाद एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद ड्यू टू एनी रीज़न उसने स्टॉप कर दिया, और फिर आफ्टर 1 ईयर उसने दोबारा से स्टार्ट किया, वहीं मतलब फ्रीज करवा दिया, जैसे फ्रीज का ऑप्शन होता है, और फिर वहीं से स्टार्ट किया आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ्स और वट एवर टाइम इज। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक नया स्टूडेंट आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो क्या सेम है या डिफरेंट है देन अ रिटर्निंग स्टूडेंट। तो क्या आप इन दोनों एक्टर्स को शो करने के लिए एक ही एक्टर शो रिप्रेजेंट करवाएंगे या दो अलग अलग एक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने प्रॉपरली आंसर करना होता है। एंड इट डिपेंड्स अगेन, जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, हमारी जो है वो सिनेरियो पे, कि व्हाट इज द सिनेरियो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें मैप कर रही होंगी। इफ द न्यू स्टूडेंट, अब वो बता रहे हैं, आपको रीजन बता रहे हैं कि सेम और कब होना चाहिए और डिफरेंट कब होना चाहिए। इफ द न्यू स्टूडेंट यूजिंग द सिस्टम डिफरेंटली देन द रिटर्निंग स्टूडेंट, दे आर डिफरेंट एक्टर्स। अगर जो नया आने वाला स्टूडेंट है उसके टास्क, फंक्शनैलिटी और रोल्स वो डिफरेंट है हमारे रिटर्निंग स्टूडेंट से, तो दोनों को हमें डिफरेंट एक्टर्स रिप्रेजेंट करवाना है। बट इफ अगर वो दोनों एक ही वे में सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सेम ही फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं, एक ही तरीके से दोनों के लिए सिस्टम सेम है, सेम परफॉर्म करेगा, तो फिर हम उनको एज अ सेम एक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर एग्जांपल इज अ टीचिंग असिस्टेंट। द टीचिंग असिस्टेंट टेक क्लासेस एंड टीचेस क्लासेस। ठीक है, वो जो टीचिंग असिस्टेंट है, ऐसे कीट में भी होता है कि जो हमारे अच्छे प्रीवियस स्टूडेंट होते हैं जिनकी अच्छी सीजीपीए, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम उनको प्रीवियस कोर्सेज लाइक पीएफ ऊप उनके टीचिंग असिस्टेंट बना देते हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट की जो है वो साथ साथ पॉलिश भी होती रहे और वो खुद पढ़ते भी रहे और थोड़ी सी उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टीचिंग असिस्टेंट टेक क्लासेस एंड टीचेस क्लासेस एज वेल, यानी कि वो अपनी भी क्लासेस ले रहे होते हैं और साथ साथ बच्चों को भी दे रहे होते हैं। The capabilities needed to select courses to take and to teach are already captured by the identification of functionality needed by the student and the professor actors। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं
जो क्या कैपेबिलिटीज है, सिलेक्ट कोर्सेज टू टेक, लेट से मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं और कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने पढ़ने हैं। लाइक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास कोर्सेज की लिस्ट शो होती है, आपके पास कोर्सेज की लिस्ट होती है कि आप इनमें से कौन कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हैं इस सेमेस्टर। तो आप वहाँ से कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसी तरह प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे कोर्सेज, उनके लिए भी एक लिस्ट हो जाती है कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हुए हैं। तो वहाँ से वो कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये कोर्सेज पढ़ाना है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनैलिटी दो अलग अलग यूज केसेस में कैप्चर्ड हो चुकी है। स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के केस में जो है वो हमारे पास कैप्चर हो चुकी है, और प्रोफेसर की फंक्शनैलिटी प्रोफेसर के यूज केस में। तो इस सिनेरियो में वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे टीचिंग असिस्टेंट एक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वाला काम स्टूडेंट के यूज केस में आप जनरेट कर चुके हैं, प्रोफेसर वाला काम और फंक्शनैलिटी ऑलरेडी प्रोफेसर के यूज केस में डिफाइन है। सो एक नया एक्टर शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो टीचिंग असिस्टेंट इटसेल्फ एक कोर्स में स्टूडेंट है और एक कोर्स में टीचर है, तो दोनों अलग अलग यूज केसेस ऑलरेडी बने हुए हैं डिटेल, तो फिर एक नया यूज केस डिजाइन करने की जरूरत आपको नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सिनेरियो समझना। ये सिनेरियो बेसिकली क्या है, ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ESU एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है एजुकेशनल, जो कि कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसका हम सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये केस स्टडी थ्रू आउट द पूरे कोर्स हमारे यूज होगी। ठीक है क्लास, यही सेम केस स्टडी, इसी के लिए हम यूज केस डायग्राम भी देखेंगे, इसी के लिए हम सीक्वेंस डायग्राम भी देखेंगे, इसी के लिए हम तमाम जितनी भी डायग्राम है वो इसी एक केस स्टडी के लिए हम कंप्लीट करेंगे, सो दैट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन एक फ्लो में जा सके। ठीक है, तो आपने भी इसी केस स्टडी को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। जिस तरह इन्होंने केस स्टडी के पहले सिनेरियो बताया, आप भी अपने जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो उसकी पूरी इस तरीके से फंक्शनैलिटी बताओगे, और फिर उसके बाद वन बाय वन डिफरेंट डायग्राम यूज होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको एज अ मेन जो है हम मेन स्ट्रीम लेंगे थ्रू आउट, इसी को फॉलो करते हुए हम सारी डायग्राम्स पे फोकस करेंगे। एक्टर्स इन द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, अब सिनेरियो हम समझते हैं कि एक्टर्स कौन कौन होंगे। सिनेरियो जो गिवन है उस सिनेरियो के बेसिस से हम एक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट वांट टू रजिस्टर फॉर कोर्सेज। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा, अपने कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है कि इन इन कोर्सेज में रजिस्टर होना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर वांट टू सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। प्रोफेसर जो है वो क्या करेंगे, उनके पास भी कोर्स की एक लिस्ट शो होगी, और प्रोफेसर्स को या टीचर्स को उस लिस्ट में से कोर्स सिलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा कोर्स पढ़ाना है। द रजिस्ट्रार must create the curriculum and generate a catalog for the semester। ठीक है, हर कोर्स से रिलेटेड जो पढ़ाया जाएगा उस यूनिवर्सिटी में, उससे रिलेटेड एक क्यूरिकुलम डिजाइन हो रहा है। मीन्स कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स रखने हैं, हमने क्या क्या क्यूरिकुलम, पूरे साल का एक होता है कि हमने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट्स रखने हैं। एंड जनरेट अ कैटलॉग फॉर द सेमेस्टर, और सेमेस्टर वाइज कौन कौन से कोर्सेज हैं, पहले तो क्यूरिकुलम डिसाइड कर दिया ना कि इन कोर्सेज में हम ये कंटेंट पढ़ाएंगे, जिसको हम सिलेबस कहते हैं। क्यूरिकुलम इज बेसिकली सिलेबस, कि हर कोर्स के कंटेंट्स क्या क्या रखने हैं, क्या पढ़ाना है। जैसे कोर्स आउटलाइन बना रहे होते हैं तो वो क्यूरिकुलम, सिलेबस बेसिकली। एंड जनरेट अ कैटलॉग फॉर द सेमेस्टर, और फिर जो है सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज रखने हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे, क्यूरिकुलम तो हो गया डिजाइन, कोर्स आउटलाइन हो गए। फिर उसके बाद सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट कौन कौन से, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन। तो उसके लिए एक पूरा कैटलॉग बनेगा। द रजिस्ट्रार मस्ट मेंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, कोर्सेज से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन कर रहा होगा, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स। तो इस जो है वो सिनेरियो को पढ़ के आपने क्या करना है, एक्टर्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक्टर्स हमें पहले से पता है, एक्टर्स कौन कौन से होंगे, स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड रजिस्ट्रार। अच्छा, और देखते हैं, द बिलिंग सिस्टम मस्ट